नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUCT एडमिशन इन्फॉर्मेशन की। यानी कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो एडमिशन फॉर्म है वो कब आएँगे और इसकी एग्ज़ाम कब होगी। तो इन सभी बातों को देखा जाए तो अभी तक इसके कोई भी एडमिशन फॉर्म की कोई सूचना नहीं है। पर अभी 1-2 बार पेपर में इसकी कटिंग न्यूज़ आई है कि जो जुलाई और अगस्त में इसके एग्ज़ाम होने की चांसेस हैं, जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जितने भी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उनमें सबसे पहले CUCT और BHU का ही नंबर आता है, CUCT और BHU। तो आप ऐसे सोच के माने कि अगर जून अभी चल रहा है, चल नहीं रहा जून तो ऐसे माना कि एंड हो गया है, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ जुलाई का 1 मंथ है। अगस्त में इसके एग्ज़ाम होने के पूरे-पूरे चांसेस है कि अगस्त में CUCT का एग्ज़ाम हो जाए। अब आप बोलेंगे कि फॉर्म कब आएँगे, फिर कब कितना टाइम मिलेगा? तो ऐसे मान के चलो कि CUCT में जब फॉर्म आ जाते हैं, तो वो 15-20 दिन फॉर्म का कार्यक्रम चलता है, उसके 15-20 दिन बाद में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये डेढ़ 2 महीने में पूरा कंप्लीट काम हो जाता है। यानी कि एग्ज़ाम जो एडमिशन फॉर्म आते हैं, उसके 15 दिन बाद भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके ऐसे मान के चलिए कि आपके पास जुलाई का मंथ है, इसमें आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अब दूसरी बात कि आपको CUCT में एडमिशन क्यों लेना चाहिए? CUCT में ही एडमिशन क्यों लें, ऐसा इसमें क्या है? तो इसके 2 फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे हैं कि पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको MSc प्लस बीएड की डिग्री मिलती है। MSc प्लस बीएड की डिग्री तो सब जगह मिलती है, पर यहाँ पे क्या आपको 3 साल में डिग्री मिल जाती है। 3 ईयर में आपको MSc प्लस बीएड की डिग्री मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं होता है, जितना कि आप ऐसे मानो कि DU है, BHU है, JNU है, बाकी जो इन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या होता है MSc का वर्कलोड ज़्यादा होता है, यानी कि आप वहाँ पे कुछ और नहीं पढ़ सकते, कुछ और तैयारी भी नहीं कर सकते। और CUCT का कैंपस ऐसा होता है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको सपोज़ दैट कि नेट की तैयारी करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं ईज़िली। आपको कुछ और जैसे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का आप सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको हॉस्टल मिलता है, लाइब्रेरी मिलती है अच्छी खासी, तो वहाँ पे पढ़ के आप अपना वो भी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है और एक आपका पूरा-पूरा साल भी बच जाता है 1 साल कि आपको MSc प्लस बीएड दोनों की डिग्री। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको CUCT में एडमिशन लेना। पर सबसे बड़ी बात कि क्या सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में MSc प्लस बीएड अवेलेबल है? तो सभी में MSc प्लस बीएड अवेलेबल नहीं है। अब कौन-कौन सी में MSc प्लस बीएड अवेलेबल है, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी कौन-कौन सा कोर्स अवेलेबल है, कौन-कौन सा कोर्स वो करवा रही है, अवेलेबल करवा रही है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, आपको कैसे करना है। तो इस वीडियो में अपन ये देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से तो हाउ टू स्टार्ट यानी कहाँ से आप कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सिलेबस का क्या एनालिसिस है, इसके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको कौन सी चीज़ें की पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं। और प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, तो वो आप जरूर डाउनलोड करें। तो अब अपन इसके एक-एक टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जैसे कि उस वीडियो में मैंने बताया है कि टोटल जो 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो MSc का कोर्स उपलब्ध करती हैं, कोई हर डिपार्टमेंट अलग-अलग कोर्स हर यूनिवर्सिटी है वो अलग-अलग कोर्स अवेलेबल करवा रही है। पर सब लोगों की एक ही खासियत होती है कि वो सब चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, CU राजस्थान में उनका एडमिशन हो। पर CU राजस्थान में एडमिशन लेने के पीछे लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे MSc प्लस बीएड अवेलेबल है और MSc में यहाँ पे 23 सीट हैं और MSc प्लस बीएड में 30 सीट अवेलेबल है। तो सब लोग चाहते हैं कि ये 30 वाली सीट में एडमिशन लें, तो सबका तो 30 में होना पॉसिबल नहीं है। तो टोटल और एक बात ये भी कि सीयू राजस्थान का जो डिपार्टमेंट है वो बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा-सा अच्छा भी है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राजस्थान मिले। तो इसमें एडमिशन लेने के आपको क्या-क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तो अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को जो बताए गए अनुसार फॉलो करते हैं, तो आप 100% सीयू राजस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए और उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो अपन देख लेते हैं क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है, जुलाई का पूरा मंथ पड़ा है, अभी थोड़े बहुत दिन अगस्त के जो जून के डेज़ भी हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हैं और इसके अपन पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको फोकस करना है। तो सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में सबसे पहले जैसे सिलेबस देखा जाए तो अलजेब्रा, अलजेब्रा में यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप जो मॉडर्न अलजेब्रा दोनों इसमें शामिल करे गए हैं। जैसे अलजेब्रा में सबसे पहले टॉपिक की बात है तो ग्रुप, सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, लाग्रांज थ्योरम और इसमें रिंग थ्योरी और प्लस फील्ड थ्योरी भी है। पर फील्ड थ्योरी और रिंग थ्योरी में फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन इसमें नहीं आया अभी तक, तो जैसे 2020 वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं है। अपन देखेंगे 2020 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, तो आप फील्ड और क्वेश्चन फील्ड दो ही टॉपिक दिखे हुए हैं नाम से सिर्फ और सिर्फ, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और रिंग वाला भी स्किप करना चाहें तो कर दें, इसके भी 3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं आए। पर आप ग्रुप थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते, उसको आपको कंप्लीटली पूरा पढ़ना है। अब बात करते हैं अपन लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में क्या है, जैसे
लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, वेक्टर है, बेसिस डायमेंशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, रैंक नलिटी थ्योरम है। उसके बाद मैट्रिक्स में अगर बात करें तो अपन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू बी को कैसे सोल्व करते हैं, कब इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और मैट्रिक्स में भी हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी इस पे बात करी गई है। और सबसे मेन रोल है जो री एनालिसिस का सिलेबस, आपको देख के पता लग रहा होगा कि इतना बड़ा सिलेबस है, पर ये सबसे इसका क्या है, की पॉइंट है। और सभी एंट्रेंस एग्जाम का की पॉइंट अगर बोलें, अगर आपको कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो आपको रियल एनालिसिस को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यानी रियल एनालिसिस में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप एमएससी करने ही जा रहे हैं तो आपकी रियल एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे सारे सब्जेक्ट में रियल ही अगर आपको देखा जाए तो एमएससी में आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि की भी है और मेन बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स जिसको अपन बोलते हैं, तो रियल एनालिसिस ही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो सीक्वेंस एंड सीरीज, रियल नंबर कन्वर्ट, ये तो मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज की बात है पूरी एक तरीके से देखा जाए तो। और फिर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल थ्योरम, कॉची थ्योरम, टेलर एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। और ये यहाँ पे बात होगी यहाँ पे पॉइंट सेट टोपोलॉजी, यानी इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ पावर सीरीज है, मैक्लैरिन सीरीज है, टेलर सीरीज है। तो अगर आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी, अब ये भी अपन बात करेंगे कि इसको कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, तो लिमिट, कंटिन्यूटी, ये इसी की बात होगी। होमोजीनियस फंक्शन है, इंक्लूडिंग ऑयलर फंक्शन है, ऑयलर थ्योरम कैसे सोल्व करते हैं। तो ये जो पार्ट है इसमें ऐसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, सीक्वेंस एंड सीरीज है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी है। तो ये पूरा थोड़ा वास्ट सिलेबस है रियल एनालिसिस का। तो आप सबसे पहले रियल से शुरुआत करनी चाहिए, अपन देखेंगे कहाँ से करनी चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी है, कोशी-रीमान थ्योरम है, जो कोशी-रीमान इक्वेशन है, पावर सीरीज है, एनालिटिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, इंटीग्रल, कोशी-गॉर्सेट थ्योरम, मोरेराज थ्योरम। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, और उसमें जो लिवेल थ्योरम है, जो कि एवरी बाउंडेड कांस्टेंट फंक्शन, एवरी बाउंडेड इंटायर फंक्शन कांस्टेंट होता है, तो ये लिवेल थ्योरम, तो इसकी मोटा मोटी प्रॉपर्टी ये भी पता होनी चाहिए। तो ये तो इसकी बात होगी। अब आगे और सिलेबस की बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल में जो डबल, ट्रिपल, बीटा, गामा फंक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए। डबल, ट्रिपल, वॉल्यूम आना चाहिए, सरफेस आना चाहिए, तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो लीनियर ओडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एग्जैक्ट है, बर्नौली इक्वेशन है, ऑयलर इक्वेशन है, कॉची ऑयलर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोफिशिएंट है सेकंड ऑर्डर की, और एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला, ये वाला पार्ट आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है, पर जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। अब बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस, जो कि सबसे सिंपलेस्ट सिलेबस है वेक्टर कैलकुलस। अगर आपको पढ़ना हो वेक्टर कैलकुलस तो आप 2 घंटे में पूरा पढ़ सकते हैं, इतना ही सिलेबस है। आपको स्केलर, वेक्टर, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट इनका पता होना चाहिए, और 3 इसमें थ्योरम है। आप 2020 का पेपर देखेंगे तो उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों के चारों अगर आपको डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट पता है और बेसिक प्रॉपर्टी, एक इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव का चक्कर चलता है, तो अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं वो, तो सिंपल 3 या 4 चीजें अगर वो आपको पता है तो आप वेक्टर कैलकुलस को ऐसे बोल सकते हैं कि 2 घंटे में आपको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने बैठे। आप इसमें सिर्फ कॉन्वेक्स सेट है, एक्सट्रीम पॉइंट कैसे निकालते हैं, कॉन्वेक्स एक्स कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड से किसी का ग्राफ बनाए कैसे, किन किन पॉइंट पे एक्सट्रीमा और किन किन पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमम निकल सकता है, तो कुछ बेसिक फंडे हैं इसके, यानी कि सिंपल नोट्स बना के थोड़ी करके आप इसको भी 2 घंटे में, यानी कि आप चाहें तो वेक्टर कैलकुलस और लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो एक दिन में पूरा कर सकते हैं, इतना ही सिलेबस है। तो अगर आप अभी से अगर ढंग से सिस्टमेटिक वे से तैयारी करेंगे तो आपको सीयूसीटी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि सीयूसीटी आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। अब अपन इसके सिलेबस की बात होगी, आपको ये थोड़ी इंपॉर्टेंस पता लगी कि कौन सा सिलेबस है, किस टॉपिक से कैसे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए अपन 2020 का पेपर्स भी सोल्व करेंगे, और उस पेपर में अगर देखें तो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी अगर बात करें तो आप देखें कि रियल एनालिसिस से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, यानी कि रियल एनालिसिस का कुछ ज़्यादा ही वेटेज है। वो सभी हर एंट्रेंस एग्जाम रियल का ज़्यादा वेटेज है, यहाँ से देख सकते हैं कि ये 15 क्वेश्चन है एक। और अगर आपको पता हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सीयूसीटी का पेपर होता है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, 75 प्लस 25। 75 तो बी पार्ट में आते हैं और ए पार्ट में आते हैं 25, और इस ए पार्ट में कौन कौन से टॉपिक शामिल है उनको भी अपन देखेंगे, और ए पार्ट को कैसे पढ़ना है वो भी अपन बात करेंगे। तो रियल एनालिसिस में के क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। ग्रुप थ्योरी से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिंग थ्योरी से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लीनियर अलजेब्रा से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ओडी से 7 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहीं से आप सोच सकते हैं कि ये वाले जो पार्ट है, अगर रिंग थ्योरी को छोड़ दो, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, ये 4 पार्ट में अगर टोटल क्वेश्चन देखें तो देखो 15 दूनी 30 10 40 12 52 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 4 टॉपिक से आ रहे हैं। तो ये 4 टॉपिक थोड़े देखने में बड़े हैं, पर इनको आपको ढंग से कवर करना पड़ेगा। और बाकी सिलेबस की बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेक्टर कैलकुलस से 4 पूछे गए हैं, और एलपीपी से 3 क्वेश्चन, तो टोटल ये 75 क्वेश्चन पूछे गए, 52, और ये साथ में 7 क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं, 3 यहाँ पे 10 ये हैं, तो 58 और 10 68, और 50 64 और 64 70, और टोटल मतलब कहने का मतलब कि 75 क्वेश्चन है, 7 और 6 13,
और 13 7 20 10 30 15 45 और 3 48 12 60 15 75 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे बी पार्ट में। और ए पार्ट की बात करें तो वहाँ पे साइंस का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स के 9 क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन थे। ये तो टोटल ये सभी के लिए ए पार्ट सेम रहता है। अब बात करते हैं कि अभी अपन देखेंगे कि बी पार्ट को कैसे तैयार करें, उससे पहले अपन बात कर रहे थे कि ए पार्ट को अपन को कहाँ से पढ़ना है। तो ए पार्ट को आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में आपकी 3-4 क्वेश्चन तो सही हो जाएँगे, कोई में तुक्का लग जाएगा, 3-4 सही हो जाएँगे। मैथ्स में 9 है तो आप 6-7 क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है, किसी का एलसीएम पूछ लेता है, किसी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र पूछ लेता है, किसी में 2 + 3 ऐसे सिंपल जो इंटरेस्ट के कुछ तो एसएससीआई, एसआई के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। कहने का मतलब ये है कि एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 10 नंबर आपके फ्री फोकट के नंबर है, 10 क्वेश्चन देंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, 10 मिनट में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो ए पार्ट की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, बस 10 क्वेश्चन आप सोचें कि जो करें ए पार्ट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें वो करेक्ट होने चाहिए, स्लिप मिस्टेक नहीं करनी है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम की खासियत ही इसी की यही है कि इसमें क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, पर आप इसमें मिस्टेक करवा देते हैं। मिस्टेक करवा देते हैं तो अपने से क्वेश्चन नहीं होता, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो बात होगी इसके 2020 के पेपर एनालिसिस की। अब अपन बात करें कि अपन को इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अपन ने देख लिया कि रे एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स। ये 4 टॉपिक तो आप जरूर पढ़ें, पर ओडी साथ में जरूर पढ़ें, क्योंकि ओडी क्या थोड़ा सिंपलेस्ट पार्ट है, अप्लाइड का ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 2 दिन में हो जाता है। और इसके जो 7 क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल होते हैं, यानी कि फ्री के नंबर वाले होते हैं, इसके बजाय कि रे एनालिसिस में आप कहीं ना कहीं गलतियां कर सकते हो। तो ये अगर आप ये 5 टॉपिक हैं या 4 टॉपिक इतना पढ़ लेते हैं तो आपके 55 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। साइंस होते हैं 55 क्वेश्चन, तो अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं, 10 क्वेश्चन ए पार्ट से लेते हैं तो आपके 60 नंबर हो जाते हैं, और 60 नंबर सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अब बात करते हैं अपन को पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात है, पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप री एनालिसिस से स्टार्ट करें। अगर आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, वही बुक वापस से फॉलो कर लें, वहीं से पढ़ें। अगर पॉइंट सेट टोपोलॉजी नहीं पढ़ी है तो आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी है जिसमें 11 वीडियो में पूरी पॉइंट सेट टोपोलॉजी बता रखी है, तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप वो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं एनालिसिस को। बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज के जो क्वेश्चन है उसके लिए आप डीयू के, बीएचयू के, जेएनयू के, सीयूसीटी के पुराने पेपर देखेंगे, तो वहाँ से आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छा कर पाएंगे री एनालिसिस को। तो ये तो री एनालिसिस की बात करी। बाकी जैसे जो लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको आइडिया लगेगा। और बाकी थ्योरी के लिए आप अपनी ग्रेजुएशन की बुक को फॉलो करें, वहीं से पढ़ें, वहीं से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो एक बार पढ़ा हुआ भी है तो आपको जोड़ नहीं आएगा। उसके बाद अपन बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी सेम कहानी है, और लीनियर अलजेब्रा के लिए भी ऐसा ही करें। पर आपको दिक्कत कहाँ आएगी, आपको दिक्कत आएगी ग्रुप थ्योरी में, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने बाकी सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, पर बाकी में थोड़ा जोड़ नहीं आता। पर ग्रुप थ्योरी में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन के, डी के, और जो डी एन है, डी फोर है, के फोर है। तो ये जैसे मैं भी स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब यूनिवर्सिटी में सब नहीं पढ़ाया जाता, और ग्रुप थ्योरी में बहुत सारी दिक्कत आती है कि जैसे G1 क्रॉस G2, तो इसमें एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, साइलो सब ग्रुप कैसे होते हैं, साइलो थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, और बहुत सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी नहीं जाता है। तो अपन इसके लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपन ये चीज़ कवर कर लेंगे, तो वो भी देखें आप। ओडी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, अपनी ग्रेजुएशन में जो भी एक्सरसाइज थी वो कर लो। आप पेपर में देखेंगे तो आपको सेम टू सेम एक्सरसाइज वहीं से सॉल्व की हुई मिल जाएगी, वही क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये तो बात होगी कहाँ से पढ़ना है और कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले रियल से पढ़ें, और साथ में आप ओडी को स्टार्ट कर लें रियल के साथ में। और अगर ओडी में मन नहीं लग रहा हो तो आप ग्रुप थ्योरी के देखें, कॉम्प्लेक्स को पढ़ लें सेपरेट। कॉम्प्लेक्स को सबसे लास्ट में पढ़ें, उसके पहले आप लीनियर अलजेब्रा को पढ़ें। कॉम्प्लेक्स को सबसे लास्ट में इसलिए क्योंकि ये डीयू के सिलेबस में भी नहीं है, ये बीएचयू और सीयूसीटी में मेनली है, तो इसको आप सबसे लास्ट में पढ़ें। मैन रियल एनालिसिस को, ओडी, ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा, ये तो आपके परफेक्ट होने ही चाहिए। इसमें तो आपको कोई वो मात नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी, ये तो आपको कन्फर्म ऐसे एकदम से ऑन टिप्स होने चाहिए। अब ये तो इसके बात होगी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है, इसकी बात होगी। अब अपन बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं और कितने नंबर लाने हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन है, आपको पता है। तो अपन देखा कि 10 क्वेश्चन तो आप 25 में से कर दोगे, 10 क्वेश्चन तो वहाँ से, बाकी 75 में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 45 से लेके 50 तक क्वेश्चन करें, जो कि ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि आप जैसे वेक्टर कैलकुलस को अपन ने काउंट नहीं करा है, और एलपीपी को अपन ने काउंट नहीं करा है, इंटीग्रल को अपन ने काउंट नहीं करा है, रिंग थ्योरी को अपन ने काउंट नहीं करा है, इनको हटाने के बाद जो टॉपिक बचते हैं उसमें भी 55 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 45 करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन इंटीग्रल के भी इजी आते हैं, तो डायरेक्ट देखते हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रिंग थ्योरी के भी इजी आते हैं, वेक्टर कैलकुलस के चारों क्वेश्चन एकदम इजी आते हैं, आप पेपर देख सकते हैं उसका, तो पेपर सोल्व भी कर दिया गया है। एलपीपी के कुछ क्वेश्चन इजी है, तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि 2 दिन का कार्यक्रम है, यहाँ से भी आप 10 नंबर ले सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे 55 ना 45 भी होते हैं, तो 45 और बीसी तो 65 नंबर, तो ये तो टॉपर के भी नहीं आते इतने नंबर। तो आपको इसको भी मतलब इसको फॉलो करने का मतलब यही है कि अगर आप 75 में से अगर 45 क्वेश्चन भी करेक्ट कर देते हैं, तो आप 10 क्वेश्चन ए पार्ट से करते हैं 55, और 10 नंबर आप इधर से जुगाड़, 10 नंबर इधर से नहीं हो पाएंगे, तो आप ऐसे सोचें कि 50 + 10 का कार्यक्रम रखें, और इस 50 को आप कर सकते हैं 45 + 5।
तो ये 10 क्वेश्चन तो आपके 10 नंबर तो आपके ए पार्ट से आने चाहिए। 45 आप जो 75 क्वेश्चन है उसमें से आप ये सोचें कि 5 क्वेश्चन तो आपको वेक्टर, एलपीपी, इंटीग्रल और रिंग थ्योरी से 5 ही नंबर के क्वेश्चन आप इजीली कर देंगे और 40 से 45 क्वेश्चन आप कहाँ से सोल्व करें? लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स और ओडी के क्वेश्चन भी पार्ट रहता है, तो ओडी से भी 7 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी। तो ये इजीली आप 40 से 50 के बीच में कर पाएंगे। तो अब आप अगर SC/ST कैटेगरी में हैं, तो अगर आपके 50 नंबर आते हैं, तो आपका कोई डेफिनेटली कोई एडमिशन नहीं रोक सकता। आप CU/CT में 100% श्योर हो जाएँ कि आपका एडमिशन श्योर है, वो भी CU राजस्थान में 50 नंबर, क्योंकि SC/ST के लिए 50 नंबर ईज़िली हो जाता है। और OBC और EWS की बात करें, तो अगर आपके 55 से 60 के बीच में मार्क्स हैं, तो भी आपका CU राजस्थान में एडमिशन हो जाता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो 60 से 65। तो ये क्या है, ये आप इसका टारगेट मिनिमम बनाएँ, यानी कि आपको इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं। आप ऐसा टारगेट बनाएँ कि आपको ये स्कोर अचीव करना है, तभी आपका एडमिशन होगा, क्योंकि आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी किसी प्रकार की। इतना स्कोर अगर आप कर देते हैं, तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है, आपके लिए मिनिमम टारगेट है, पर ये कट ऑफ मैक्सिमम जा सकती है। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, ए पार्ट को कैसे पढ़ना है। ए पार्ट को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली 10 क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि आप पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें आपको कहीं जोड़ नहीं आना। सिर्फ 9 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, उसमें से अगर आप 6-7 कर देते हैं, 2-3 इंग्लिश में कर देते हैं, तो भी आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वो 10 नंबर आपको 10 से 12 मिनट में लेने हैं। बाकी अपन ने देखा कि री एनालिसिस को कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का क्या है और CU/CT में एडमिशन लेना ही क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।